हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन हीमोलिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमियाज। इसका मतलब ये है कि ऐसे एनीमियाज जो एक्सेसिव हीमोलिसिस की वजह से नहीं हो रही हैं और ना ही इसमें आरबीसीज की साइज में चेंजेस आ रहे हैं। तो नॉन हीमोलिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमियाज में दो एनीमिया आते हैं। इसमें देखिए, पहला है एप्लास्टिक एनीमिया और दूसरा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में ये इन्फ्लामेशन की वजह से होता है और इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ जाता है जिसकी वजह से हिप्सिडिन बढ़ जाता है। और हिप्सिडिन होता क्या है, ये देखिए, रिलीज्ड बाय लिवर और बाइंड्स फेरोप्रोटीन ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, दस इनहिबिटिंग आयरन ट्रांसपोर्ट। तो ये बताया गया कि हिप्सिडिन जो होता है ये एक प्रोटीन होती है और ये फेरोपोर्टिन से बाइंड कर लेता है जिसकी वजह से आयरन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये मैक्रोफेज हमने बना रखा। अब मैक्रोफेज में कैसे ट्रांसपोर्ट रुकता है, देखिए, मैक्रोफेज हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करेगा स्प्लीन में, जिसकी वजह से ग्लोबिन अलग हो जाएगा, हीम अलग हो जाएगा। फिर हीम में देखिए बिलीवर्डिन अलग हो जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक आयरन है। तो आयरन यहाँ पे जब इकट्ठा होता है तो इसको हम बोलते हैं फेरेटिन। ये फेरेटिन यहाँ पे इकट्ठा होता है और यही यूजेबल होता है। और जब ये फेरेटिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये इधर इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं हीमोसिड्रिन। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हीमोसिड्रिन वापस फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से यूज़ होता है। और यही फेरेटिन जाके यहाँ से आयरन रिलीज़ करता है और ये हमारा सर्कुलेशन है और सर्कुलेशन में आयरन रिलीज़ हो गया। तो देखिए, सर्कुलेशन में एक प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिन जो इसको बाइंड करती है। अभी इसके आगे हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए, ये हिप्सिडिन है। हिप्सिडिन लीवर से सिक्रेट हुआ और हिप्सिडिन यहाँ आके इसको ब्लॉक कर देता है मैक्रोफेज से। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो आयरन का सिक्रेशन यहाँ से रुक जाएगा। तो आयरन का ट्रांसपोर्ट रुक गया, ये मैक्रोफेज में हुआ। इंटेस्टाइन में देखिए, ये इंटेस्टाइन में ये आयरन ट्रांसपोर्टर चैनल है और हिप्सिडिन आके यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। जब इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ से आयरन सर्कुलेशन में नहीं आ पाएगा, तो आयरन का ट्रांसपोर्ट इस तरह से सर्कुलेशन में नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम मैक्रोफेज एंड डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। तो देखिए, मैक्रोफेज से आयरन का रिलीज कम हो गया और इसी तरीके से जीआईटी से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। अब ये होता क्यों है, एसोसिएटेड विद कंडीशंस सच एज क्रोनिक इन्फेक्शंस। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शंस की वजह से होता है, उसी में इंटरल्यूकिन ज़्यादा सिक्रेट होगा, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर में होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज में होगा और ऑटो इम्यून डिजीज में होगा, जैसे एसएलई, रूमेटाइड अर्थराइटिस। और इसमें पाया क्या जाएगा, फाइंडिंग क्या क्या होगी, तो देखिए, आयरन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। नॉर्मली आयरन जो होता है वो 100 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है, लेकिन यहाँ पे आयरन का सिक्रेशन इधर से भी कम हो गया और इधर से एब्जॉर्प्शन कम हो गया और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये भी कम हो जाएगी। नॉर्मली टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो सीरम आयरन का 3 टाइम ज़्यादा होती है। तो 3 गुना जब ज़्यादा होगी तो देखिए, नॉर्मल 100 माइक्रोग्राम पर डीएल था, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, 300 माइक्रोग्राम पर डीएल। लेकिन जब आयरन यहाँ से सिक्रेट नहीं होगा, आयरन इधर कम आएगा, तो ये जो ट्रांसफरिन है, यही ट्रांसफरिन ही इस आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है और जो टारगेट टिश्यू है वहाँ तक लेके जाती है और ये नॉर्मल सीरम आयरन के 3 गुना होती है। इसलिए जब आयरन का कंसंट्रेशन घट गया, मान लो आयरन 50 आ गया, 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो ट्रांसफरिन जो नॉर्मली 300 माइक्रोग्राम था, अब ये सिर्फ बचेगा 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो इस वजह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। और इंक्रीज फेरेटिन, फेरेटिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए, ये फेरेटिन है, यहाँ से फेरेटिन इसमें सीक्रेट नहीं हो पाएगा, हिप्सिडिन यहाँ ब्लॉक कर दिया तो फेरेटिन यहाँ माइक्रोफेज में बढ़ गया। और फेरेटिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फेरेटिन बढ़ा क्योंकि इंटेस्टाइन से जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो ये एपोफेरेटिन है। एपोफेरेटिन बाइंड करता है आयरन से और इसी को हम बोलते हैं फेरेटिन। यहाँ से जब यहाँ नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे फेरेटिन का कंसंट्रेशन ये बढ़ जाएगा। और बताया गया नॉर्मोसिटिक बट कैन बिकम माइक्रोसिटिक। ये नॉर्मोसिटिक होता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी ये माइक्रोसिटिक भी हो जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मेचुरेशन में आयरन की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी कभी आयरन की डिफिशियंसी की वजह से साइटोप्लाज्मिक मेचुरेशन नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये माइक्रोसिटिक हो जाता है कभी। और फिर है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में देखिए क्या है, कैसे हम करेंगे, एड्रेस अंडरलाइंग कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का जो अंडरलाइंग कॉज है, मेन कॉज जो है, पहले उसको पता करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जुडिशियस यूज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत ही अक्लमंदी और बहुत ही होशियारी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे। और फिर कंसिडर इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। इरेथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट हम देंगे जैसे इरेथ्रोपोइटिन इन क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में खासतौर से, क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन का जो सिक्रेशन होता है वो किडनी से ही होता है, पेरिसाइट जो किडनी में होती है उनसे इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होता है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में हम इरेथ्रोपोइटिन देंगे। और दूसरा इसमें देखिए एप्लास्टिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो हो जाती हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या वो उनका फेलियर हो जाता है। और कॉज क्या होते हैं, तो यहाँ पे निमोनिक दिया गया, रिड्यूसिंग वॉल्यूम फ्रॉम इनसाइड डायफेसिस।
रिड्यूसिंग वॉल्यूम यानी आर से रेडिएशन, रेडिएशन पहला कॉज हुआ। दूसरा कॉज हुआ वायरल एजेंट, तो वायरल एजेंट में एप्स्टीन बार वायरस है, HIV वायरस है, हिपेटाइटिस वायरस है। और तीसरा कॉज है फनकोनी एनीमिया, इसको हम फनकोनी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव DNA रिपेयर डिफेक्ट होता है और इसमें बोन मैरो फेलियर हो जाता है। और नॉर्मोसाइटोसिस और मैक्रोसाइटोसिस ऑन CBC, जब बोन मैरो फेलियर होगा तो न्यूक्लियर मैच्योरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अक्सर तो ये नॉर्मोसाइटोसिस होगा, लेकिन मैक्रोसाइटोसिस भी हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं हो पाता और न्यूक्लियर डिसअपियर नहीं हो पाता। इसी वजह से मैक्रोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। और इडियोपैथिक, इडियोपैथिक में क्या है देखिए, इम्यून मीडिएटेड हो सकता है, प्राइमरी स्टेम सेल डिफेक्ट हो सकता है, जैसे में फॉलो एक्यूट हिपेटाइटिस, एक्यूट हिपेटाइटिस की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करती हैं, जैसे बेंजीन है, क्लोरमफेनिकॉल है, एल्काइलेटिंग एजेंट है और एंटी मेटाबोलाइट्स है। और फिर यहाँ देखिए रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट यहाँ पे घट जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लड में नॉर्मली 2% रेटिकुलोसाइट होता है, लेकिन यहाँ पे रेटिकुलोसाइट इसलिए घट जाएगा क्योंकि बोन मैरो फेलियर हो गया, इसलिए रेटिकुलोसाइट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। और इरिथ्रोपोइटिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्रोनिक किडनी डिजीज है उसकी बात दूसरी है, लेकिन नॉर्मली इरिथ्रोपोइटिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसलिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करना चाहेगी। और पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। पैनसाइटोपिनिया में क्या होता है, जैसे एनीमिया भी होगा, ल्यूकोपिनिया भी होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। और जबकि हम प्लास्टिक क्राइसिस देखते हैं उसमें सिर्फ एनीमिया देखने को मिलता है, तो पैनसाइटोपिनिया में ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया सब देखने को मिलेगा। और नॉर्मल सेल मॉर्फोलॉजी, जो सेल की मॉर्फोलॉजी होगी वो नॉर्मल होगी। बोन मैरो की यहाँ बात की जा रही है, बट हाइपोसेलुलर बोन मैरो, बोन मैरो की सेल मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होगी, लेकिन सेल की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए हाइपोसेलुलर बोन मैरो हो जाएगी विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन। ये देखिए यहाँ पे सेल कम हो गए और फैटी इन्फिल्ट्रेशन इसमें पाया गया बोन मैरो में। और सिम्टम्स क्या होंगे, फटीग है, मलेजिया है, पेलर है, परपरा है, म्यूकोसल ब्लीडिंग है, पेचकी है और इन्फेक्शन है। और ट्रीटमेंट क्या है, विड्रॉल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। ट्रीटमेंट इसका है कि सबसे पहले जिस चीज की वजह से ये हो रहा है उसको हम खत्म करें। इम्यूनोसप्रेसिव रेजिमेंट्स दें, जैसे एंटीथाइमोसाइड ग्लोबिन या साइक्लोपोरिन, इन सबसे हम इम्यून को सप्रेस कर देंगे। बोन मैरो एलोग्राफ्ट, बोन मैरो हम चेंज करेंगे जो किसी डोनर से लेके, इसमें हम चेंज कर देंगे। और RBC या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे टेम्परेरी, ताकि हम बॉडी को मेंटेन कर सकें। और बोन मैरो स्टिमुलेशन, बोन मैरो को हम स्टिमुलेट करेंगे। बोन मैरो को स्टिमुलेट कैसे करेंगे, जैसे ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ये देंगे। ये प्रीकर्सर सेल होता है पूरे इरिथ्रोपोइसिस का भी और ग्रेनुलोपाइसिस का भी, तो इसको जब हम देंगे तो इससे भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं।